नहीं मम्मी, मुझे ये सब्जी रोटी नहीं खाना है, आप मेरे लिए पास्ता बना दो। हाँ मम्मा, मुझे भी रोटी सब्जी नहीं खानी, आप मेरे लिए आलू चीज का पराठा बना दो। अरे विवान, तुमने सुबह भी यही खाया था ना, दिन को भी, और अभी भी यही मांग रहे हो बेटा। मम्मा प्लीज बना दो, मुझे रोटी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। तुम दोनों के नखरे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए? और नहीं तो क्या, जब देखो खाने पे नखरे करते रहते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे बच्ची ही हैं, अब ये नखरे और शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये तुम्हारा बेटा 14 साल का है और विवान 10 साल का है, इन्हें बच्चे नहीं कहते महिमा। भैया ठीक कह रहे, रोज रोज इनके खाने पर नखरे हो गए, ये सही नहीं है। माँ हमें बचपन में जो देती थी हम खा लेते थे। तुम दोनों के पापा ठीक कह रहे हैं, आपको भगवान जी को थैंक्स कहना चाहिए कि आपको खाना मिल रहा है, कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता। अरे बस भी करो, तीनों बच्चों के ऊपर ही चढ़ जाते हो। अभी इनमें इतनी समझ कहाँ है, बड़े होंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। देखिए ना माँ जी, हमारे बच्चों को ही डरा देते हैं ये लोग। डराने की बात नहीं है भाभी, जिंदगी में इन्हें खाने की कीमत पता होना बहुत जरूरी है, और आजकल ये दोनों बहुत ज्यादा शैतानी करने लगे हैं। अरे आकाश, बच्चे ही शैतानी करते हैं, मैं और तुम थोड़ी ना करेंगे। आपके बच्चे होंगे ना तब आप बात करना। चलो छोड़ो ये बात है, महिमा और निशा जाओ बच्चों को वो बना कर दो जो वो बोल रहे हैं। हाँ रोहन, मैं अभी तुम्हारे लिए पास्ता बना कर लाती हूँ, और तुम्हारे लिए आलू चीज का पराठा। ये ऐसे ही इनकी बात मानते रहोगे ना तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है माँ। अरे तू चुपचाप खाना खा, सब कुछ अपने आप ही सुधर जाएगा। देसाई परिवार के 2 पोते थे और जैसे कि आप देख सकते हो काफी लाडले थे। हर बात पे शैतानी करना, हर बात पे जिद करना, जैसे उनकी आदत बनती जा रही थी। उनके पिता और चाचू उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन उनकी माँ और दादी के सपोर्ट से उन्हें और भी छूट मिल जाती। लेकिन अब देसाई परिवार में किसी ऐसे की एंट्री होने वाली थी जो डिसिप्लिन के मामले में सबसे आगे थी, और वो हमारे आकाश की पत्नी रंगोली, जो एक स्कूल टीचर रह चुकी है। अब ये इन बच्चों को सुधार पाती है या जेठानी के बच्चे उस पर ही भारी पड़ जाते हैं, ये तो आपको देखना पड़ेगा। आइए देवरानी जी, आपका देसाई परिवार में स्वागत है। थैंक यू भाभी। अब ये कलश गिराइए और अंदर आ जाइए। इससे पहले कि रंगोली चावल के कलश को गिराती, रोहन ने उस पर पानी से भरा गुब्बारा मार दिया। रोहन, ये क्या किया तुमने? ऐसे भी कोई शैतानी करता है? अरे देवर जी क्यों डांट रहे हैं, बच्चे ही तो है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलश लेकर आती हूँ। लेकिन भाभी, इन्होंने चावल का कलश खराब कर दिया, सारे चावल पर पानी पानी कर दिया, और तो और रंगोली के लहंगे पर भी पानी का गुब्बारा मार दिया। अरे कोई बात नहीं देवर जी, देवरानी जी अपनी जेठानी के बच्चों की इतनी मस्ती तो बर्दाश्त कर ही सकती है ना? जी कोई बात नहीं भाभी। देखा बहू कितनी समझदार है, कुछ नहीं कहा उसने। चलो चलो अब नया कलश लेकर आओ और उससे गृह प्रवेश कर लो बहू। ससुराल में आते ही रंगोली का स्वागत पानी के गुब्बारे से हुआ था, लेकिन उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उस वक्त उसका कुछ भी कहना सही नहीं लगेगा उसकी जिठानियों को। मैं जानता हूँ तुम्हें भी बुरा लगा, लेकिन तुमने भाभीियों के आगे कुछ कहा क्यों नहीं? आज मेरा इस घर में पहला दिन था और मैं आते ही कुछ कह देती तो सबका मूड खराब हो जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो कई बार रोहन और विमान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन माँ और भाभीियों के सपोर्ट से उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, आप उनकी वजह से अपना मूड खराब मत करिए। रंगोली अपनी हदें जानती थी, उसे पता था कि अगर वो चाची होने के नाते बच्चों से कुछ कहेगी तो उसकी जेठानियों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसने कुछ वक्त तक तो रोहन और विवान की शैतानियों को इग्नोर किया, लेकिन अब उनकी शैतानी बदतमीजी में बदलती जा रही थी। अरे विवान बाबा, मैंने अभी अभी यहाँ पोछा लगाया था, बार बार यहाँ से दौड़ रहे हैं। अरे आपका काम है पोछा लगाने का, लगाओ ना। विवान, कजरी दीदी से सॉरी कहो। कैसे बात कर रहे हो तुम उनसे? मैं क्यों कहूँ सॉरी, वो हमारे घर में काम करती है, उन्हें थोड़ी ना सॉरी कहा जाता है। तो क्या हुआ, वो जो इस घर में काम करती है तो हाँ, अगर वो यहाँ काम नहीं करती तो हमारी मदद कौन करता है सोचो। तुम उनकी मेहनत को खराब कर रहे हो कब से। तुमने अच्छे से ड्राइंग बनाई हो और मैं उस पर पानी गिरा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो उन्होंने भी इतनी मेहनत से पोछा लगाया है, तुम उसे खराब कर रहे हो तो उसे भी तो बुरा लगेगा ना। अरे रंगोली रहने दो, क्या तुम उसे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो, बच्चा ही तो है, हो गई गलती, कोई बात नहीं। विवान तुम जाओ खेलो जाकर, कजरी दीदी फिर से पोछा लगा देगी। ठीक है मम्मा। भाभी, ये आप उसे गलत सीख दे रही हैं। अरे बार बार बच्चों को टोका टोकी करना भी गलत बात है,
तुम टीचर हो ना, लेकिन यहाँ ये तुम्हारे अपने बच्चे की तरह है। तुम उन्हें इस तरह डांट फटकार करती रहोगी तो कभी तुमसे प्यार नहीं करेंगे बच्चे। बच्चों को सही समय पे सही सीख देना जरूरी है भाभी। कजरी ने इतनी मेहनत से पोछा लगाया था। कजरी, तुम मुझसे 20 रुपए ज्यादा ले लेना मेरे बेटे की गलती के, ठीक है? क्या रंगोली, तुम भी इतनी छोटी बात का पतंगड़ बना रही हो। रहने दीजिए भाभी, यहाँ कोई आपकी बात नहीं समझेगा। कजरी, विवान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं भाभी, मेरे को आदत है। रोहन बाबा और विवान बाबा रोज ही ऐसा करते रहते, मेरे को बुरा नहीं लगता। ये देखो, आज ही उन्होंने मेरे को पानी से भरा गुब्बारा मारा। क्या? पानी से भरा गुब्बारा मारा? बहुत शैतान हो गए हैं ये दोनों। अरे कोई बात नहीं, होली आते आते ये दोनों पता नहीं कितने लोगों को पानी के भरे गुब्बारे मारते रहते हैं। रंगोली कुछ वक्त तक तो चुप थी, लेकिन अब अपने जेठानी के बच्चों को यूं ही बिगड़ता देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन वो जितना उन्हें समझाने की कोशिश करती, उतना ही उसकी सास और जेठानी उसे गलत समझ रहे थे। ये क्या बात हुई? अभी जो खाना बना है वही तो खाना पड़ेगा ना? नहीं, मुझे पिज्जा ही खाना है। तुमने कल भी बर्गर बनवाया था और आज पिज्जा खाने की डिमांड कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है रोहन। तुम्हें देखकर विवान भी यही करता है। अरे क्या हुआ, क्यों बहस चल रही है चाची के साथ रोहन? दादी देखो ना, चाची मुझे पिज्जा बनाकर नहीं दे रही है, कह रही है नहीं मिलेगा। माँ जी ये देखिए, कल भी रोहन ने बर्गर बनवाया था और आज भी पिज्जा बनाने की जिद कर रहा है। रोटी सब्जी तो खाना ही नहीं चाहता। दादी मुझे नहीं खाने रोटी सब्जी प्लीज। हाँ मेरा राजा बेटा, तुझे जो खाना है वो बना देगी चाची। हाँ माँ जी आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, यही तो इनकी उम्र है नखरा करने की। अब ये कह रहा है तो बना देना पिज्जा। अगर भूखा रहेगा तो मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। माँ जी, अगर हम यूं ही इन दोनों की बातों को मानते रहे ना तो ये कभी सीख नहीं पाएंगे। आप इन्हें एक दिन भूख बर्दाश्त करने दीजिए, आप देखिएगा खुद ब खुद रोटी सब्जी खाने लगेंगे। अच्छा, तुम ये चाहती हो कि हमारे बच्चे भूखे रहे? भाभी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम अगर हमारे बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं चाहती तो मत बनाओ, लेकिन उन्हें भूखा रखने वाली तुम होती कौन हो? और नहीं तो क्या, खुद के बच्चे होते तब तो इसे समझ में आती कि बच्चे होते क्या है। जब से इस घर में आई है तब से हमारे बच्चों के पीछे पड़ गई है। जब देखो ना लेक्चर देती रहती है। अरे बच्चे शैतानी करेंगे नहीं तो और कौन करेगा? मेरे बेटे को अगर पिज्जा खाना है तो मैं बनाकर दूंगी पिज्जा, तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रंगोली बेटा, यहाँ मेरे 2 ही पोते हैं, वही तो रौनक है इस घर की। अगर हम उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसके करेंगे फिर? तुम उन्हें कुछ मत कहा करो। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो मोह में आकर सही गलत ना समझाऊं बच्चों को। यही बच्चे बड़े होकर बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, इसलिए मुझे अगर ये बच्चे गलत करेंगे तो मैं तो रोकूंगी ही। देखा माँ जी, हमसे इतनी छोटी है फिर भी कैसे बात कर रही है हमारे सामने। हमारे बच्चे को तो जैसे पीछे ही पड़ गई है। रंगोली अगर बच्चों को कुछ भी समझाती तो घर में महिमा और निशा बवाल खड़ा कर देती। उन्हें लगता कि रंगोली उनके बच्चों की दुश्मन है। धीरे धीरे रंगोली ने भी कहना कम कर दिया, लेकिन इससे भी रोहन और विवान की शैतानी खत्म नहीं हुई। अरे हमारी सारी सब्जियां खराब कर दी। बड़ा मजा आया, देखो उसकी सारी सब्जियां पानी पानी हो गई और उसके कपड़े भी। हमने क्या सटीक निशान मारा है ना। अरे हमरा कितना नुकसान करवा दिया। कहाँ है तुम्हारे माता पिता, बुलाओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे देखिए तो बहन जी, हमारे सारे कपड़े सारी सब्जियां पानी पानी कर दिया आपके बच्चों ने। अरे अब होली आने वाली है तो बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, आपको ख्याल रखना चाहिए। अरे हम क्या ख्याल रखेंगे, हम तो चुपचाप अपने रास्ते से जा रहे थे। इन्होंने ये हमारे ऊपर छुप कर गुब्बारे फेंक दिए। जरा देखे तो हमारा कितना नुकसान कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितना हुआ मैं दे देती हूँ। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाभी आप उन्हें डांटिए तो, बस यूं ही उनकी गलती पर पर्दा डालना सही नहीं है। ये लो आ गए पत्नी के पीछे पीछे ये भी बोलते हुए। अरे देवर जी, होली आने वाली है, बच्चे खेलेंगे तो सही ना, अब इन्हें घर में कैद करके तो नहीं रख सकते। आप और देवरानी जी तो मेरे बच्चों को पीछे पड़ गए। हम भी उनका भला चाहते हैं भाभी, इसीलिए आपसे कह रहे हैं उनकी शरारतों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें समझाइए कि क्या गलत है क्या सही। भैया सही कह रहे बहन जी, हम जैसे न जाने कितने लोग नीचे रास्ते से गुजर रहे होते हैं। कोई काम पर जा रहा होता है, कोई कुछ डिलीवरी करने जा रहा होता है। अगर यूं ही आपके बच्चे गुब्बारे फेंकते रहे तो किसी न किसी को बड़ी चोट भी तो आ सकती है। ये भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बाहर वालों का साथ दे रही हैं, खुद के घर के बच्चों के खिलाफ।
हम उनके भले के लिए कह रहे हैं भाभी। छोड़ निशा, बाहर वालों को हम क्या कह सकते हैं जब खुद के घर वाले ही हमारे खिलाफ हो। विवान, रोहन, चलो अंदर, कोई जरूरत नहीं है किसी से भी माफी मांगने की। भैया हम आपसे सॉरी कहते हैं हमारे घर के बच्चों की तरफ से, और ये लीजिए आपके नुकसान के पैसे। धन्यवाद साहब। पता नहीं भाभियों को हम गलत क्यों लग रहे हैं। अरे छोड़ो, जाने दो। वो कहावत है ना, जब तक इंसान खुद ठोकर नहीं खाता तब तक उसे दूसरे की चोट का एहसास नहीं होता। रंगोली की जिठानियां अब रंगोली के बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। वो अब उसकी किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। भाभी आज क्या बनाना है? निशा, इससे कह दो हम खुद सब कुछ कर लेंगे, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें हमारे बच्चों से बहुत तकलीफ है ना, इसीलिए हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। रंगोली अपनी जिठानियों से बात कर रही थी कि तभी बाहर से एक जोर भरी चीख आती है। सभी दौड़ते हुए बाहर आते हैं। मम्मी आप गिर कैसे गई? अरे मैं तो तेरे घर होली की बधाई देने आ रही थी, पता नहीं किसने मेरे ऊपर पानी से भरे गुब्बारे मार दिए और मैं फिसल गई। मुझे लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। माँ जी अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रंगोली जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि कौशल्या के पैर की हड्डी टूट गई है, उन्हें पट्टा चढ़वाना पड़ेगा। ये सब रोहन और विवान का ही काम होगा। रोहन, विवान, इधर आओ। ये नानी गिर गई, हमने कितना अच्छा निशाना मारा ना रोहन भैया। अरे हमारा निशाना कभी चुकता ही नहीं है, हमारा गुब्बारा कभी खाली नहीं जाता। चुप करो दोनों, तुम दोनों की शैतानी की वजह से माँ जी के पैर की हड्डी टूट गई है। तुम दोनों को अभी भी मजाक सूझ रही है? अरे पापा बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना मम्मी? हाँ होली है, हम तो मस्ती करेंगे, नानी को देखकर चलना चाहिए था। देखा आप दोनों ने, यही कहते रहते थे ना आप, अब ये हमारे मुंह पर भी जवाब दे रहे हैं। मम्मी पापा से कहो ना, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नानी की गलती है, हम क्यों सॉरी कहे। बस एकदम चुप। सही कह रहे तुम्हारे पापा, हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें रोका नहीं। आज देखो क्या हो गया, मेरी माँ का पैर टूट गया, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं हो रहा। भाभी गलती हमारी है, जब उन्होंने पहली बार पानी का गुब्बारा उठाया था तभी हमें इन्हें रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन हम दोनों ने इन्हें इतनी छूट दे रखी थी, अब ये हमारे मुंह पर ही हमें सुना रहे हैं। रंगोली ने हमें कितनी बार कहा कि हमें इन्हें समझाना चाहिए, लेकिन हम मोह में उसकी बातों को ही गलत समझ रहे थे। रंगोली हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी मम्मी इस हालत में नहीं होती। महिमा, वो माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ कह रहा है तो वो उनके भले के लिए है। इस वजह से कभी भी आपस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए बेटा। तुम भी मेरी बेटी हो, इसलिए अगर तुमने कोई गलती की है तो मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। मैं इस सबक को हमेशा याद रखूंगी मम्मी। आज से हम अपने बच्चों को सही और गलत में, शैतानी और बदतमीजी में फर्क सिखाएंगे। सॉरी नानी, सॉरी नानी। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने कौशल्या माँ जी हमारे साथ रहेंगी कुछ दिन, जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता। और अब से हमारे ससुराल में पानी के गुब्बारे नहीं होंगे, समझे तुम दोनों? हाँ समझ गए। होली हो या ससुराल, पानी के गुब्बारे शरीर पर गहरा असर करते हैं और बातों को गुब्बारे की तरह मन में रखने से रिश्ते और खराब होते हैं, इसलिए दोनों हानिकारक है। वाह क्या बात है। पिंकी अग्रवाल परिवार की बड़ी बेटी थी और उसकी शादी को करीबन 8 साल हो चुके थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मायके में रहने आई थी। वैसे उसकी एक खास आदत थी। अब वो आदत क्या थी आप खुद ही देख लीजिए। गोलो, चलो खा लो पराठा बेटा। ऐसा नहीं करते, चलो चलो जल्दी मुंह खोलो। अरे नहीं खा रहा है क्या पराठा गोलू? बच्चे ना ऐसा ही करते हैं जब उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, वैसे तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है। मुझसे कह देती, मैं बना देती पराठा इसके लिए। मैं रोहन के लिए खाना बनाती हूँ तो वो 1 मिनट नहीं लगाता खाने में, पता है। मैं उसके लिए बनाती ही इतना अच्छा हूँ कि उससे रहा ही नहीं जाता। क्या करे, अब बच्चों के लिए तो ये सब करना ही होता है। दीदी मैंने भी अच्छे से ही बनाया है, सब कुछ डाला है इसमें। हाँ हाँ डाला होगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छे से सजा के देती हूँ रोहन को, और खाने का स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है मेरे खाने का, इसलिए बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाते। अरे रोहन की दोस्त तो उसके डब्बे के पीछे पागल ही हो जाते हैं, पता। सब कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा।
बात नहीं, अब हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना लेता। मैं तुम्हें सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है दीदी। वैसे इस बार रोहन आया नहीं आपके साथ छुट्टियों में? अरे उसे स्विमिंग क्लास जाना था इस बार, तो वही सीखने गया है। बहुत होशियार है ना, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। मैंने ही उसको इतना मोटिवेट किया है। पता है हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है, हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। वो तो कहता है मम्मी आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। कुछ भी। हाँ, अच्छी बात है। अब क्या करे, भगवान सबको तो एक जैसा टैलेंट नहीं देता ना। लेकिन दिव्या तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। फिर हमारा गोलू भी तुम्हें कहेगा कि आप भी बेस्ट मम्मा हो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी पिंकी जी की आदत आखिर क्या है। लेकिन वो सिर्फ अपनी भाभी के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसी ही थी, क्योंकि हमारी पिंकी को तो सब आता था। वो भी सबसे बेस्ट। अरे माँ क्या बना रही हो? अरे आप घर में यहाँ शुरू होने को है तो अचार डाल रही हूँ, घर में सबको पसंद है ना इसलिए। माँ लेकिन ये अचार का मसाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। क्यों, क्या हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? अरे माँ स्वाद ही नहीं है इसमें, तुमने हींग भी कम डाली है। अब हींग ना अच्छे से डालती तो और अच्छा बनता ये मसाला। सच में मैं जब अपने ससुराल में बनाती हूँ ना मसाला, तो मेरी सास तो हाथ चाटती रह जाती है। कहती है तुझे तो अचार का बिजनेस कर लेना चाहिए पिंकी। मेरे सारे ससुराल वालों को मेरे हाथ के अचार इतने पसंद है कि क्या बताऊं तुम्हें माँ। हाँ, पर अचार बनाना तो तुझे मैंने ही सिखाया था और इसी तरह सिखाया था। फिर तुझे मेरे मसाले में क्या कमी लग रही है अब? अरे माँ तुमने मुझे बहुत पहले सिखाया था, इसमें तो मैंने कई सारे चेंजेस किए और भी मसाले डालती हूँ। और मेरे हाथ का भी तो थोड़ा कमाल है ना माँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार सिखा दूंगी, फिर देखना यहाँ भी सब कैसे तुम्हारी तारीफ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, शायद मैं ही अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इन सब बातों की नॉलेज थोड़ी कम हो गई है। तू अगली बार अचार बनाए तो मुझे भी बताना कि कौन कौन से नए मसाले डालती है। हाँ माँ बता दूंगी, चिंता ना करो। वैसे ये पड़ोस वाली जानकी आंटी आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल? अरे उसके घुटनों में ना आजकल बहुत दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा छत पर चढ़ नहीं पाती, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाती हूँ उनके पास। अरे तू क्या करेगी जाकर जानकी के पास? माँ मुझे घुटनों का दर्द ठीक करना आता है, उनकी ऐसी मालिश करूंगी कि उनके घुटने ही नहीं बचेंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है घुटनों का दर्द ही नहीं बचेगा। हाँ देखना मैं कैसे मालिश करके आती हूँ। तुझे मालिश करनी आती है सच में? अरे माँ लोग दूर दूर से मुझसे मालिश करवाने आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं कि वाह क्या मालिश किया आपने पिंकी जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी गुणी हो गई है। अब माँ मैं भी कहाँ अपनी तारीफ करती फिरूं। जैसे आलू होता है ना हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारी बेटी है हर काम में होशियार। हाँ ये सही बात है, जा कर दे मालिश, वो भी तुझे दुआएं ही देंगी। अभी आती हूँ उनसे मिलकर। पिंकी सच में आलू की तरह ही थी, उसे हर काम आता है ऐसा वो कहती थी, इसलिए कोई भी अगर बुरा काम करता तो उसे पसंद नहीं आता। जैसे अब उसका भाई कार चलाकर घर लौटा तो अब उसमें भी पिंकी को बात पसंद नहीं आई। क्या आकाश ऐसे चलाते हैं क्या कार? कैसे ड्राइविंग करता है तू? अरे क्या हुआ, सही तो कर रहा हूँ। किससे सीखी है तूने ड्राइविंग? इस तरह से पार्क करते हैं गाड़ी को? अरे मैं आज से नहीं कई सालों से ड्राइव करता हूँ दीदी। और आपको गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलानी आती है? क्या मतलब है? मुझसे अच्छा ड्राइवर तूने देखा नहीं होगा कहीं। दीदी आपको कार चलानी भी आती है? अरे अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। दिव्या मेरे पति तो कहते हैं कि तुम ही कार चलाया करो भाई, तुमसे अच्छी कार कोई चला ही नहीं सकता। बोलो। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी कार चलानी भी आती है। माँ मैंने अभी तुम्हें कुछ दिखाया और बताया ही कहाँ है। मुझे ना अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, बस इसीलिए। जहां तक मुझे याद है दीदी, आप तो स्कूटर भी गिरते पड़ते चलाती थी, आपने कार कब सीखी? अरे क्या गिरते पड़ते चलाती थी? मुझसे अच्छी ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता। देख कल ना मैं तुझे पार्किंग करवाना सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब शादी के बाद बहुत ज्ञानी हो गई है लगता है।
अब मैं अपनी तारीफ तो करती नहीं हूँ, लेकिन हर चीज की नॉलेज है मुझे, सच में। अरे इमली आ ना, दूर से क्यों जा रही है? अरे ये पिंकी दीदी रहने को आयली है इधर, अब हर बात में इसकी चिक चिक चालू हो जाएगी। ऐसे नहीं इमली, वैसे कर। क्या सोच रही है? आ ना, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ आती है माँ जी। अरे इमली कैसी है? मैं ठीक है दीदी, आप कब जा रहे लिए? क्या? मेरा मतलब है आप कब आए लिए? ऐसे ही पूछ रही थी मैं। अरे मुझे तो काफी दिन हो गए, तो छुट्टी पे थी ना, इसलिए मुझे आज देख रही है। पता होता तो और छुट्टी कर लेती मैं। क्या? मेरा मतलब है कि जल्दी छुट्टी खत्म कर लेती मैं, आपसे इतना कुछ सीखने को जो मिलता है मेरे को। हाँ, तेरे लिए ना मैं नए नुस्खे लाई हूँ, बर्तन और कपड़े धोने की। इससे तेरा काम और भी अच्छा होगा। आप ही कर लेती ना फिर। मैं कर लेती मतलब? मेरा मतलब है कि आप क्यों मेरे लिए इतना तकलीफ करती है दीदी? जब भी आती है नया ही कुछ लेके आती है। अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है सबकी मदद करने का। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। आजा चल, मैं तुझे सिखाती हूँ नए तरीके। पिंकी के आने से इमली की ज्यादा मरम्मत हो जाती थी, क्योंकि वो उसे काम ऐसे नहीं कर वैसे कर और पता नहीं क्या क्या सिखाती और समझाती रहती थी। वो बस इंतजार करती थी कि कब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो और पिंकी जी यहाँ से चली जाए। अरे माम, आज मुझे राजेश लेने आ रहा है। अरे वाह, ये भगवान तू मेरी सुन लिए रे, आखिरकार जा रहे लिए ये। चलो अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, उनके लिए कुछ बनाना है क्या? अरे माँ जी मैं मीठा बना देती है, इतनी खुशी की बात जो है। खुशी की क्या बात है? अरे जीजा जी आ रहे हैं ना आपको लेने को, उनको भी तो आपकी कितनी याद सताती होगी, आपके बिना तो उनका मन ही नहीं लगता होगा। हाँ वो तो है, मैं हूँ ही ऐसी, मेरे बिना ना किसी का मन नहीं लगता। तब भी जितने दिन इधर छोड़ दिया आपको कि थोड़े दिन वो भी चैन से रह सके। कुछ बोला क्या तुमने? अरे मैं बोल रहे लिए कि मैं अभी मीठा बनाकर लाती है। राजेश शाम को पिंकी को लेने आ जाता है, सब लोग उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत कुछ बना दिया आपने, इनकी तो आदत ही नहीं है हमें। अरे दामाद जी कहाँ कुछ बनाया है। हाँ दीदी तो बता रही थी कि वो अलग अलग खाना बनाती है आपके लिए। हाँ, कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल ये तीनों अच्छा ही बना लेती है अब ये। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, उस दिन जो तुमने अचार बनाया था ना, उसे खाकर माँ बीमार पड़ गई है। बोलो, कह रही थी बहू से कहना कि अपनी माँ से अचार लेती आए। अच्छा, अचार इतना बुरा बना था क्या? अरे वो तो मैं नहीं थी ना, तभी कुछ डाल दिया होगा माँ जी ने। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया सच में। आप चुप रहिए जी, अभी आपको देरी नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ, अभी तो टैक्सी भी बुक करवानी है। क्यों, आप कार नहीं लाए? अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले कार सीखने गई थी, एक आदमी को मारते मारते बची है, कार ही पूरी टूट फूट गई, बस उसे ही बनवाने को दिया है। अच्छा दीदी, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। चलो ना, हमें देर हो रही है। इससे पहले कि कुछ और कोई कहता, पिंकी भागने लगी अपना सामान लेकर। वो टैक्सी में बैठी ही थी कि पीछे से जान की पड़ोसन आ गई। अरे क्या हुआ जानकी? अरे ये तेरी बेटी ना कच्चा आलू है, मेरी ऐसी मालिश की है कि अब मुझे 2 महीने का पोटा चढ़ गया है पैरों में, सत्यानाश हो इसका। अरे भैया जल्दी करो ना, निकलो यहाँ से। सिद्धि की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है, तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है, चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्ध की बात बिना सर पैर की लगती है।
वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूं तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। हाँ बैठिए ना। सासू माँ आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप। अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ, सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बनाकर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर करके थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी, लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो यह परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझकर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है।
हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे, कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो, स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप, कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप, कोई है, कोई स्टॉप। लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुंचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ। स्टॉप। डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी। नैना आराम से अपने कमरे में सो रही होती है कि उसके फोन की घंटी बजती है। ये अननोन नंबर से कॉल कौन कर रहा है मुझे, वो भी इतनी सुबह सुबह? कंपनी का कॉल होगा। आजकल ये लोग भी ना 10 अलग अलग तरह के नंबर से फोन करने लगे हैं। और इस कॉल को एक रैंडम कॉल समझकर नैना कॉल कट कर देती है। अगले ही पल फिर से उसके फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है। कौन है यार, परेशान करके रख दिया है। नयन भी शहर में नहीं है। कहीं नयन किसी और नंबर से कॉल तो नहीं कर रहा है, देखती हूँ। नैना फोन उठाती है और उधर से आवाज आती है किसी औरत की। हे भगवान, कोई औरत मुझे कॉल क्यों कर रही है? कहीं नयन का बाहर शहर में किसी से कोई चक्कर तो नहीं है? हाँ, पिछले कुछ महीनों से ये बात सूरत जा रहा है। शिट, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। कहीं ये वहीं तो नहीं रह जाएंगे। हेलो, मेरा नयन कहाँ है? बात करवाओ मेरी उससे। अरे बहू, मुझे कैसे पता होगा कि नयन कहाँ है? वो तो तुझे पता होगा ना। बहू, हे भगवान, ये तो काफी सॉर्टेड औरत लगती है। कहीं मेरी सौतन की माँ तो नहीं है? और सब कुछ सेटल करने के लिए तो इसने फोन नहीं किया है। अरे तू रह रहकर चुप क्यों हो जा रही है बहू? मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मैं 1 घंटे के अंदर पहुंचने वाली हूँ, अब वहीं आके बात होगी। इसके पहले कि नैना कुछ बोल पाती, फोन कट हो जाता है। नैना सीधा नयन को फोन लगाती है, पर नयन फोन उठाता नहीं। ऐसे में एक बीवी पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। नैना हड़बड़ाती हुई सीधा अपनी सास के कमरे में जाती है और ये सारी स्टोरी है जो कि उसने अपने दिमाग में पकाई थी अपनी सास को बताती है। नहीं बहू, मेरा नयन ऐसा नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। हो सकता है वो क्रॉस कनेक्शन हो। आजकल ना नेटवर्क भी तो डिस्टर्ब रहता है। कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं था मम्मी जी। उस नंबर से मुझे नहीं तो 5 बार फोन आया है। उस आंटी ने कहा कि वो 1 घंटे में पहुंच रही है। अगर वो सच में आ गई तब तो आप मानेंगे ना कि ये मेरा वहम नहीं था। आपके बेटे का कोई और चक्कर चल रहा है। पत्नी अब दिन भर कमरे के अंदर बैठी रहेगी तो पति का कहीं और चक्कर तो चल ही जाएगा ना। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उस दिन से काम और काम। भगवान जाने ऐसा कौन सा ऑफिस का काम होता है तुम्हारा जो तुम सुबह से रात तक कमरे में ही रहती हो। अब पति को समय नहीं दोगी तो पति कहीं और तो जाएगा ही। धीरे धीरे घर का माहौल गर्म होता जा रहा था। इस मैटर में सभी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे थे। सूरत ही गया है ना नयन, वापस तो आ ही जाएगा। आने दीजिए उस लड़के को, अच्छे से खबर लेता हूँ उसकी। घर में इतनी सुशील कामकाजी पत्नी को छोड़कर बाहर में नयन मटक्का कर रहा है वो। और नयन की नई गर्लफ्रेंड की माँ से भी बात करता हूँ मैं। शर्म नहीं आई उसे अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के चक्कर में फंसने दिया जो पहले से ही शादीशुदा है। छी 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 छी। वो तो मुझे बहू कह रही थी पापा जी, लगता है वो पॉलीगैमी में मानती है। पॉलीगैमी, ये कोई नया खेल आया है क्या मार्केट में बहू? हे भगवान, पहले लोग गैम्बलिंग में पैसे उड़ाते थे, अब ये पॉलीगैमी में भी।
पॉलीगमी मतलब एक साथ 2-2 बीवियां रखना मम्मी जी, जिसे हमारा लॉ अलाउ नहीं करता। और ठीक 1 घंटे के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। आया तो कोई नया शख्स ही है मम्मी जी, क्योंकि हमारे दरवाजे की बेल खराब है, इस बारे में आसपास सभी को पता है। लगी होगी करंट देवर जी की नई सास को। मैं जाकर देखती हूँ। ज्योति जाकर जैसी दरवाजा खोलती है, करंट के कारण काली पड़ी हुई उसे अपनी बुआ सास दरवाजे पर दिखती है। बुआ जी आप? हाँ मैं। ये सब क्या है? विनोद, तेरी दोनों बहुएं मुझे मारना चाहती है क्या? एक को सुबह फोन किया तो कहती है हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ क्यों आएंगे? अरे नयन कहाँ है मेरा? और दूसरी बहू ने दरवाजे पर करंट लगा कर रखा है। अच्छा, तो वो नंबर आपका था। थैंक गॉड। नींद में मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने खुद ही दिमाग में खिचड़ी पका ली। अब बुआ जी आई हैं तो इनके चक्कर में सभी मुझे यहाँ बैठने को कह देंगे और फिर दिन भर इनकी सेवा करो। ना बाबा ना, यहाँ से खिसकने में ही फायदा है। इस सब चक्कर में तो 9:30 बज गए मम्मी जी। 10 बजे तो मेरी ऑफिस शुरू हो जाएगी। मैं नाश्ता करके कमरे में जाती हूँ भाभी, अब जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। नाश्ता दे दो भाभी। जैसे कि काम करके मुझे ही पैसे देगी। जॉइंट फैमिली के घर में इंसान यही मार खाता है। मैं भी तो तुम्हारे साथ यही थी नैना, खाना तो नहीं बना। अभी नाश्ता बनाने जाऊंगी तो कम से कम 1 घंटे का वक्त तो लगेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। बहू तो फिर मेरे लिए भी नाश्ता बाहर से मंगवा देना। यहाँ पास में जो मोहन समोसे वाले की दुकान थी, अब वो है कि बंद हो गई? अरे नहीं सुषमा, उसे क्या होगा, जिंदा है भाई, भला चंगा है वो। अरे भैया वो तो जिंदा होगा, पर लोगों को क्वालिटी का सामान राज कहाँ आता है आजकल। इज्जा पिज्जा खाने वाले हो गए सब, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब मोहन समोसे वाले की दुकान है तो फिर वहीं से मेरे लिए समोसे मंगवा ले बहू, या फिर एक काम कर, तू सभी के लिए मंगवा ले। बेकार में क्यों बड़ी बहू रसोई में जाकर नाश्ता बनाएगी। विनोद को भी दुकान के लिए निकलना होगा तो सभी के लिए नाश्ता बाहर से ही मंगवा ले। और ना चाहते हुए भी नैना को सभी के लिए नाश्ता मंगवाना पड़ता है। ज्योति सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता मिलते ही नैना अपने नाश्ते की प्लेट लेकर फौरन अपने कमरे में चली जाती है। आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं भाभी, पर ये क्या धंधा है? शादी को कितने महीने हुए हैं नैना के? 8 महीने, और इतने से दिनों में रंग दिखा दिया लड़की ने। अरे भाई ज्योति सीधी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जिंदगी भर इसी के कंधों पर रसोई का भार रहेगा। आगे जाकर घर का बंटवारा क्यों होता है, इसी कारण से। कब तक बेचारी ये सहती रहेगी। अपनी बुआ सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ज्योति तो उनके पैरों के पास बैठ जाती है। क्या बताऊं मैं आपको बुआ जी, नैना के आने के बाद पहले 10-15 दिन तो इतने अच्छे निकले कि मुझे लगा इससे ज्यादा कामकाजी देवरानी मुझे मिल ही नहीं सकती। दिन भर साफ सफाई करती रहती थी, कभी अपने कमरे की तो कभी मेरे कमरे की। मजाल था कि घर में कहीं एक तिनका भी दिख जाए। अब वो इतना कर ही रही थी तो मैं भी रसोई का प्रेशर उस पर नहीं डालती थी। पर अब दिवाली की सफाई जैसी सफाई हर रोज तो नहीं की जा सकती। मम्मी जी ने कह दिया कि बहू तू सुबह सुबह एक बार झाड़ू पोछा कर लिया कर, फिर जरा रसोई देख लिया कर। उंगलियों पर गिनकर सिर्फ 4 दिन मेरे साथ रसोई संभाली नैना ने, और उसके बाद न जाने अचानक कहां से ऑफिस शुरू हो गया इसके। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। समदन जी का सामने से फोन आया था मुझे कि नैना की ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, इतने दिन छुट्टियां नहीं देते ऑफिस वाले, तो आप उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करने दीजिए। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था बहू ने, तो नहीं जाती तो ऑफिस वाले 5 लाख का दावा कर देते। फिर मुझे लगा कि अभी शादी के चक्कर में नयन ने भी 20 लाख का लोन लिया है, फिर इस चक्कर में बहू के 5 लाख चुकाने का प्रेशर भी नयन पर आ जाता। तो मैंने ही बोला बहू ऑफिस ज्वाइन कर ले। और कौन सा बाहर जाती है, घर से तो काम करती है, अपना खर्च निकालती रहेगी तो कम से कम नयन के ऊपर बर्डन तो नहीं आएगा। सुन लिया ना आपने बुआ जी, मम्मी जी को तो अपनी नई बहू ही अच्छी लगती है। ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप ही देखिएगा। आपकी खुद की बहू भी तो वर्किंग है ना, आपने तो देखी है कामकाजी बहुओं की लाइफ। बस आप देखते जाइए ये वर्किंग बहू क्या करती है और क्या नहीं। सुबह के 10 बजे अपने कमरे में गई नैना सीधा 2 बजे बाहर आती है। भाभी खाना बन गया क्या? तो दे दो, आज इतना काम है ऑफिस का, 2 मिनट बैठे तो कैसे बैठे इंसान। अरे कम से कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का तो लंच ब्रेक रहता है ये बहू। इतने में तो तुम खुद खाना डालकर खा भी सकती हो। अभी अभी तेरी भाभी खाना बनाकर कपड़े धोकर पीठ सीधी करने गई है, अब वो फिर उठकर तुझे खाना देगी।
ठीक लगता है क्या? हाँ तो ये औरत सच में जितना भाभी क्वेश्चन नहीं करती इतना तो ये क्वेश्चन कर रही है। नैना रसोई में जाकर अपना खाना परोस लेती है और प्लेट को उठाकर जैसे ही कमरे में जाने लगती है उसकी बुआ सास उसे टोक देती है। अरे बहू, ये क्या, अभी तो तुम्हारा ऑफिस शुरू होने में 15 मिनट बाकी है, अंदर क्यों जा रही है? ऑफिस आवर्स में ही काम करना है ना, यहीं बैठ। एक काम कीजिए भाभी, आप भी अपना खाना यहीं ले आइए, तीनों साथ मिलकर खा लेंगे। गई भैंस पानी में। तो बता बहू, किस डिपार्टमेंट में जॉब है तेरा, सैलरी कितनी है? वो आईटी डिपार्टमेंट में है बुआ जी। अरे वाह, इस डिपार्टमेंट में तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है। क्या बताऊं भाभी, मेरी बहू भी ना आईटी डिपार्टमेंट में है, 1.5 से 2 लाख महीने के आ जाते हैं। मेरे गले का ये मंगलसूत्र किसने दिलवाया मुझे? मेरी बहू ने। सोने का है भाभी, पूरे 1.5 लाख का। और ये मेरे हाथ के कंगन देखिए, किसने दिलवाया है? मेरी बहू ने। मेरा नितिन तो मैकेनिकल इंजीनियर है, असली पैसे ना आईटी वालों के पास ही होता है। तू भी नहीं करके 1 लाख 1.5 लाख तो कमाती होगी बहू, अपनी सास को भी कभी कुछ खरीद दिया कर। क्या बहू तू इतना कमा लेती है? मुझे पता ही नहीं था। तेरे पति की सैलरी तो तू जानती है, 2 लोन है लड़के पर, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। उसकी ईएमआई चुकाने में मदद कर दिया कर बस। बेचारा कैसे दिन रात काम करता है। वही तो भाभी, पूरे 8 महीने हो गए। 5 लाख चुकाने थे ना बहू तुम्हें ऑफिस वालों को, वो तो तीसरे चौथे महीने में तुमने 5 लाख तो जोड़ लिए होंगे, 4 महीने के पैसे ऊपर से जमा हो गए होंगे। तो अब तू नौकरी छोड़ेगी तो ऑफिस वाले को आराम से एग्रीमेंट ब्रीच करने के बदले में पैसे दे सकती है। अरे यार, ये तो पीछे पड़ गई बिल्कुल। बोलना तो नहीं चाहिए बुआ जी, पर काम तो आपकी बहू भी करती है। उसकी नौकरी से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी नौकरी से क्यों है भाई? अच्छा मम्मी जी, मुझे देर हो रही है, मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, मैं कमरे में जा रही हूँ। सुषमा के आने के बाद तो ये हालत थी नैना की कि उसने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया। कभी काम का प्रेशर, कभी कुछ, और इसी में आज 4 दिन पूरे हो जाते हैं। क्या बताऊं शिल्पा यार, मेरी बुआ सास यहीं जम गई है, दिन भर हॉल में बैठी रहती है। तो तू बता, मैं आऊं कि नहीं? अरे तू क्यों नहीं आएगी? हर बार की तरह सीधा मेरे कमरे में आ जाना। और हाँ, जो खाने के आइटम लाने के लिए कहा है ना मैंने, वो पर्स में रख लेना। बुआ जी के चक्कर में बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया। खुद के लिए कुछ मंगाओ तो पूरे घर वालों के लिए मंगवाने को कह देती हैं, बता। अब मुझे आइसक्रीम खानी हो तो मैं क्या सभी के लिए आइसक्रीम मंगवाऊं? राहुल और मैं अगर 100 रुपए वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, तो वो मेक श्योर करती है कि सभी के लिए 100 रुपए वाली ही आइसक्रीम आए। और नैना की मानकर प्रिया सीधा दरवाजे से अंदर जाकर अपनी सहेली के कमरे में चली जाती है। यहीं हम सब बैठे ना हमसे हाय ना हेलो, ऐसे दोस्त है इसके बुआ जी। अब आप ही बताइए, क्या मेरी सहेलियां नहीं है? पर मेरी जो भी सहेलियां घर पर आती है सीधा हॉल में बैठती है, पापा जी से बात करती हैं, मम्मी जी से बात करती हैं। मैं तो अपने कमरे में किसी बाहर वाले को आने ही नहीं देती। अरे पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भगवान जाने कौन क्या औरा लेकर अंदर आ रहा है। ऊपर से हम कमरे की अलमारी भी लॉक नहीं रखते, ऐसे में कमरे में सीधा दोस्तों को ले जाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। और दोस्तों को भी तो शर्म होनी चाहिए ना, ऐसे कौन सीधा कमरे में चला जाता है? ऐसा क्या है कमरे में जो बहू कमरा छोड़ना ही नहीं चाहती? अरे सुषमा, काम करती है बहू, काम छोड़कर बाहर कैसे आएगी? ज्योति को तो अपनी बुआ सास का साथ मिल गया था। दोनों घूमती फिरती नैना के कमरे के बाहर कान लगा लेती है और उन्हें वहां रैपर्स की आवाज आती है। ये दोनों तो अंदर बैठकर नाश्ता कर रही है बहू। वो आपको दिख रहा है ना बुआ जी? मेरी सास को दिखे तब ना। तो जो तेरी सास कह रही है वही कर। मैं अभी भाभी के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपकी बहू बेचारी अपनी सहेली को नाश्ता तो नहीं दे सकती क्योंकि उसका तो ऑफिस है और ज्योति छत पर कपड़े सुखाने गई है। अब ऐसे में बाहर से आया हुआ मेहमान भूखा जाए अच्छा नहीं लगता, तो आप ही उसके कमरे में नाश्ता ले जाइए। जैसे ही भाभी नैना के कमरे में नाश्ता लेकर जाएगी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ जाएगा। और जैसा सुषमा ने बोला था, सुषमा वैसे ही ममता को जाकर कहती है। सुनकर अच्छा लगा दीदी कि अब आपको भी समझ में आ रहा है कि नैना कितना काम करती है। अब एक इंसान या तो काम कर सकता है या खाना ही पका सकता है। मैं भी उसकी सहेली के लिए कमरे में नाश्ता लेकर जाती हूँ। ममता चाय नाश्ता लेकर नैना के कमरे में जाती है और प्रिया को नाश्ता करता देख लेती है। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे पता है कि नैना को ऑफिस से फुर्सत नहीं होती। अब ऐसे में आप सब में से किसी को मैं चाय नाश्ते के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, तो खुद के लिए नाश्ता यहीं लेकर आ गई।
हे भगवान, कितनी होशियार है ये नैना और उसकी सहेलियां। कुछ तो राज है ऐसा जो मुझसे छुपाया जा रहा है। शाम के 7 बजे नैना और प्रिया एक साथ कमरे से बाहर निकलती हैं। और कितनी देर करेगी बहन, मूवी ओवर हो जाएगी तब जाएंगी क्या? अरे पागल है क्या, ऐसे ही कमरा खुला छोड़कर चली जाऊं कि सब कुछ शक हो जाए। रुक ना, कमरे में ताला तो लगाने दे। अपने कमरे में ताला लगाकर नैना प्रिया के साथ बाहर चली जाती है। जिस घर में आज तक अलमारी में ताला नहीं लगा, उस घर की छोटी बहू अपने कमरे में ताला लगाकर बाहर जाती है, पर मम्मी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मम्मी जी? और इस वक्त नैना को बाहर जाने की क्या जरूरत थी, बताएंगी? अरे बहू, वो अपनी सहेली को ऑटो स्टैंड तक छोड़ने गई होगी, अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देख, ठीक 7 बजे जब ऑफिस ओवर हुआ तभी कमरे से बाहर आई ना मेरी नैना। दिन भर कमरे के अंदर रहना, सहेलियों को भी कमरे में ही बुलाना और बाहर जाने के पहले कमरे में ताला लगा देना, ये सब इशारा कर रहे थे किसी और बात पर वो बात थी क्या, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। और इसका राज एक ही तरह से जाना जा सकता था, नैना के कमरे में जाकर, वो भी ऑफिस आवर्स के दौरान। आज दोपहर के 2 बजे अपने कमरे में ताला लगाकर नैना कहीं गई हुई थी। अरे भाभी, अब क्या होगा? 2:15 बजे की मेरी ट्रेन है। मुझसे मेरा फोन मांग कर अपने कमरे में लेकर गई थी नैना, और हड़बड़ी में फोन ही अंदर छोड़ दिया और ताला लगाकर चली गई। ओह रुकिए दीदी, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रही है मम्मी जी, क्योंकि वो ऑफिस की मीटिंग में गई है ना। अब वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ऑफिस वाले बुलाएंगे नहीं। अभी आप उसे फोन करेंगी तो कम से कम उसे आने में आधे घंटे का वक्त तो लगेगा। मुझे लगता है इस ताले को तोड़ने में ही फायदा है। तोड़ देते हैं ना ताला। यहाँ कमरे का ताला टूटता है और वहां नैना के आराम करने का सपना। ये देखिए मम्मी जी, ऑफिस का लैपटॉप। ये आपको ऑफिस का लैपटॉप लगता है? अरे इस पर हम ऑफिस का ही काम कर सकते हैं, पर इसमें तो 100 से ऊपर पिक्चर भरे हुए हैं। हर रोज पिक्चर देखती है आपकी बहू। और ये देखिए कैसे लिस्ट बनाकर रखी है आपकी बहू ने, किस दिन कौन सी पिक्चर देखनी है। 3 से 5 सोना है, 10 से 12 योग। बाबा रे, तो ये होता है इस कमरे में ऑफिस के नाम पर। नयन भैया तो सुबह उठते ही ऑफिस चले जाते हैं और रात को 10 बजे आकर सीधा सो जाते। उन्हें क्या पता कि उनके पीठ पीछे कमरे में ऑफिस के नाम पर ये सब होता है। अरे पर बहू ये सब क्यों कर रही थी? ये तो बहू ही बताएगी। और आज जैसे नैना ऑफिस का नाम लेकर अपने मायके से घूमकर आती है, हॉल में बैठा उसका पूरा परिवार उसका स्वागत करता है, जिसे देखकर नैना घबरा जाती है। वो पापा जी, ऑफिस का काम था ना। अच्छा, तूने अपने ऑफिस का नाम क्या बताया था बेटा? चलो नाम छोड़ो, जरा अपने बॉस से ही मिला दो मुझे। वो क्या है ना, मुझे एक दोस्त के बेटे की नौकरी लगवानी है। अब तू 1,00,000 1,50,000 कमा रही है तो इतना रेफरेंस तो तेरा होगा ही। बताओ ना नैना, हवाइयां क्यों उड़ गई तुम्हारी? ये मूवी देखने से मन भर गया क्या? अब जब सब एक साथ नैना पर चढ़ जाते हैं, नैना फूट फूट कर रोने लगती है। वो मम्मी जी, इस घर में जो भी होता था मैं अपनी मम्मी को बताती थी, और मम्मी को जैसे ही पता चला झाड़ू पोछी के साथ मुझ पर रसोई का भी प्रेशर आ रहा है, तो मम्मी ने बोला कि धीरे धीरे कर ये लोग रसोई के अंदर ही तुम्हारा बिस्तर भी लगवा देंगे। औरतों का जीवन ही होता है, एक बार रसोई के अंदर गई फिर निकलना असंभव होता है। ऑफिस का बहाना बना दे, फिर जो हुआ सो आप जानती हैं। कोई मुझे जरा भी काम ना बोले, इसलिए मैं 24 घंटे कमरे में रहने लगी, और जब भी बाहर जाती तो कमरे में ताला लगाकर, ताकि किसी को इस राज के बारे में पता ना चले। तेरी हरकत देखकर ही मैं समझ गई थी बहू, क्योंकि कामकाजी लड़कियां ऐसी नहीं होती। वो तो तेरी सास सीधी है, और हम ऐसा नहीं जो बहुओं पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। यही हरकत तू किसी और के घर में करती ना तो पता नहीं क्या होता। ससुराल और मायके में बैलेंस बनाना सीख। न्यू ससुराल की हर बातें मायके में नहीं बताई जाती। इस दिन के बाद से नैना की भी ड्यूटी रसोई में लग जाती है। चंचल अपने कपड़े झाड़ते हुए घर के अंदर आई। उसे गंदे कपड़ों में देखकर शीला ने उससे पूछा, चंचल, आज कहाँ कपड़े गंदे कर लाई? किससे उलझ कर आ रही है? वो गली का पप्पू है ना, वो क्रिकेट में चीटिंग कर रहा था, बोलने से मान ही नहीं रहा था। उसने कहा लड़की है, लड़की की तरह रह, हर बात पे अपनी नाक मत घुसेड़ा कर। ये भगवान, और तूने क्या किया? जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। नहीं मम्मी, मैंने तो बस उसकी नाक तोड़ दी। मेरी नाक के बारे में बोल रहा था ना। बड़ा आया मुझे लड़की लड़की करके चिढ़ाने वाला, एक मुक्की में धूल चढ़ा दी।
अरे तुझे कितनी बार कहा है अब बाहर खेलने मत जाया कर, अब तो बड़ी हो गई, तेरी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन नहीं, तुझे तो मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अरे चंचल तुम आ गई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। आ गई का क्या मतलब है? सामने में दिखाई नहीं दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही हूं तो चश्मा लगवा लो ना आप भाभी। चंचल तुमसे तो बात करना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। अच्छा बताओ क्यों ढूंढ रही थी मुझे? आपको भी मम्मी की तरफ प्रवचन देने का मन हो गया क्या? अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे फेवरेट पकोड़े बनाए थे तो तुम्हें खिलाने के लिए ढूंढ रही थी। अब जाओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े लाती हूँ। ओके माय डियर भाभी, मैं यूं गई यूं आई। आप नाश्ता तैयार रखिए और हाँ खुद मत खा जाइएगा। चंचल कपड़े बदलने चली गई। सीमा, तूने लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है इस लड़की को। भला इससे अब कौन ही प्यार करेगा? मुझे तो रात दिन इस लड़की की चिंता सताए रहती है। अरे मम्मी जी, आप ना ऐसे ही टेंशन ले रही है। चंचल अभी नादान है और अपने मायके में हर लड़की अल्हड़ी होती है। ससुराल जाकर इसे भी ठीक अकल आ जाएगी। अभी जब तक शादी तय नहीं होती तब तक हंसते खेलने दीजिए ना इसे। तभी चंचल कपड़े बदल कर आ गई और पकोड़े खाने लगी। वाह वाह, आपका हाथ में ना जादू है। चटनी थोड़ी और तीखी होती तो मजा आता। तभी प्रकाश ऑफिस से आता है। अरे कितनी भी तीखी चीज खा ले, तुझे तीखा लगेगा ही नहीं। तू खुद ही तीखी मिर्च जो है। और आप क्या हो भैया, मोटे से पेट को लेकर आलू हो रहे हो? प्रकाश तू भी क्यों छेड़ता है इसे? जानता है ना ये कितनी मुंहफट है। अच्छा ये छोड़, तू बता चंचल के लिए रिश्ते की कहीं बात चली क्या? हाँ मम्मी, एक दो जगह बात चलाई तो है, देखते हैं क्या जवाब आता है। सब अच्छा ही होगा। अब हमारी चंचल को झेलने के लिए भी कोई ना कोई ससुराल तो भगवान ने बनाया ही होगा। सीमा की बात सुनकर प्रकाश और शीला हंस पड़े। चंचल ने मुंह बना लिया। तभी प्रकाश का फोन बज उठा। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं उमेश बोल रहा हूँ भवानीपुर से। आपकी बहन के लिए आपने बात की थी ना मेरे भाई सुरेश से। अरे हाँ अंकल, याद आया, नमस्ते। सुरेश अंकल से मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने ही उन्हें अपनी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का और घर ढूंढने को कहा था। हाँ, सुरेश ने बताया तो मुझे लगा मेरे छोटे बेटे शेखर के लिए मुझे तुमसे एक बार बात करनी चाहिए। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, तो तुम चाहो तो बात आगे बढ़ाए। अरे क्या अंकल, नेकी और पूछ आप लोग जब चाहे हमारे घर आ जाइए। चंचल और शेखर भी मिल ले, दोनों की मर्जी हो तो रिश्ता हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, हम परसों ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। राम जी ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलो फोन रखता हूँ। उमेश जी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद प्रकाश ने शीला को रिश्ते की बात बताई। शीला और सीमा दोनों बड़ी ही खुश हुई और तैयारियों में लग गई। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब लड़के वाले शीला के घर आए। बेटा कहाँ तक पढ़ी हो तुम? आप तो ऐसे पूछ रहे अंकल जैसे आपको मुझसे नौकरी करवानी है। अरे 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने। कैसे तैसे, फिर नहीं हो पाई मुझसे पढ़ाई। हाय राम, ये किस तरीके से बात कर रही है चंचल? बोलने का बिल्कुल तरीका ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, वो मजाक कर रही है, बड़ी मजाकिया है। अरे बेटा चंचल, ये लोग अभी तुम्हें जानते ही नहीं है ना, ज्यादा मजाक मत करो। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, चंचल ना बड़ी हंसमुख है। ओह, हम तो एक बार के लिए परेशान हो गए थे कि ऐसी बहू होगी तो कैसे चलेगा। हमारी चंचल बहुत ही नेक दिल है, सबका ख्याल रखती है, बस थोड़ी मजाक किया है। अच्छा है ना, चंचल आपके घर जाएगी तो घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। हाँ ये तो सही बात है। चंचल जी, आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे तो बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना बहुत पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना और बस करो चंचल, रहने दो। जब शादी हो जाएगी तो आराम से बता देना। बचपन में ना क्रिकेट और कबड्डी खेला करती थी, वही बता रही है। चंचल भी ना आज पूरे मजाक के मूड में है, वरना ये घर से बाहर निकलती तक नहीं है। हमें तो चंचल पसंद है जी, थोड़ी मजाक क्या है, पर संस्कार तो आपके घर के ही दिख रहा है। हाँ तो फिर शादी की तारीख निकलवाइए। आप जो तारीख निकलवाएंगे उसी में शादी होगी। जी बहन जी, हम जल्दी ही तारीख निकलवा कर बताते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। हाँ अंकल, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। इस तरह चंचल की शादी तय हो गई और कुछ दिनों बाद चंचल मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में चंचल का सबने गृह प्रवेश करवाया। अंजलि बेटा, चंचल और शेखर की जरा आरती तो उतार, नई बहू घर आई है। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो मेरी सब आरती उतारोगे।
चंचल बेटा, ये तो रिवाज है, जब कोई नई बहू घर आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है। मम्मी जी, चंचल जरा ज्यादा ही चंचल है, अभी गृह प्रवेश हुआ भी नहीं और कैसी बातें कर रही है। अरे नहीं बहू, चंचल ना मजाकिया किस्म की लड़की है, इसीलिए बोलती रहती है, बाकी बहुत गुणिया है। हाँ, देखते हैं आपकी बहुरानी कितनी गुणी है। अंजलि ने आरती उतारी और इस तरह चंचल का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन सुबह सावित्री आवाज लगाती है, अरे बेटा चंचल, जरा सुन तो, चंचल। मम्मी जी, आपकी छोटी बहू को तब सुनाई देगा जब वो नींद से जागेगी। मतलब अभी तक सोई रही है? सूरज सर पर चढ़ाया है, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक सो रही है। अरे ओ चंचल, उठ जा, कितना सोएगी? तेरे बाप दादा कुंभकर्ण के परिवार से थे क्या जो तू इतना सोती है? सावित्री की गुस्से में चिल्लाने की आवाज से चंचल की नींद खुली और वो अपने कमरे से बाहर आई। अरे क्या हुआ बेटे, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? शादी की थकान थी, नहीं खुली नींद जल्दी, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? अपनी उम्र तो देखो, हाथ पैर कांपते रहते, बुढ़िया हो गई हो। इस उम्र में इतना चिल्लाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठंड रखो कलेजे में। सुबह सुबह रोला मचा रखा है बिना मतलब। चंचल भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुढ़िया कहने की? अंजलि भाभी ने तो कभी ऐसी बात नहीं की मम्मी से। अरे बूढ़ी को बूढ़ी ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो है सो है। अब इन्हें फूल की गुड़िया तो नहीं कह सकते, बाल सफेद है, हाथ कांपते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, ऐसे में मैं इन्हें जवान कैसे कहूँ बताओ? अरे तो मैंने कब कहा जवान कही है? हाँ तो मतलब आप भी मानती है ना मम्मी जी बूढ़ी है। बस बात खत्म, अब मैं नहा कर आती हूँ। चंचल नहाने चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर रसोई में आई। अंजलि भाभी, आज तो मुझे नाश्ता बनाना है ना, मेरी पहली रसोई है। क्या खाते हैं आप सब नाश्ते में? चंचल, तुम छोले भटूरे बना लो और साथ में कलाकंद भी बना लेना मीठे में। कलाकंद घर में सबको बहुत पसंद है। सब बनाना आता है ना तुम्हें? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, बना लूंगी। ओह, मुझे तो लगा बस तुम्हें मुंह ही चलाना आता है। मुझे मुंह हाथ पैर सब चलाना आता है। डोंट वरी भाभी। ठीक है ठीक है, सब अच्छे से बनाकर टेबल पर लगा देना, आज बुआ जी भी आएंगी। अंजलि चली गई और चंचल ने सारा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। कुछ देर में घर के सारे लोग नाश्ता करने आ गए। छोले भटूरे तो बहुत अच्छे बने, मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं। पर ज्यादा मत खा लीजिएगा पापा जी, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और फिर बस टॉयलेट के चक्कर काटोगे। हाँ, ये बात तो सही है चंचल, मम्मी आपने सही कहा था, ये चंचल बड़ी हंसमुख है। अरे हंसमुख काहे की, बदतमीज है बिल्कुल। सुबह देखा नहीं बड़े भैया ने कैसे मम्मी को बूढ़ी कहा। इनको बड़ी हंसमुख दिखाई दे रही है। अरे हमसे पूछो, अभी इसे आए पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ, हमें इसे बोलते हुए भी डर लगता है, न जाने कैसा जवाब आएगा। हाँ, सच में नाश्ता तो बड़ा ही अच्छा बना है, मजा आ गया। इतने टेस्टी छोले भटूरे मैंने पहली बार खाए हैं। अरे ऐसी बहू भी पहली बार देखी होगी ना। रूबी दीदी, आप नाश्ते पर ध्यान दीजिए, मैं कैसी बहू हूँ ये मम्मी जी डिसाइड कर लेंगी। अभी सब नाश्ता कर रहे थे कि हेमा आई। चंचल ने धीरे से अंजलि के कान में पूछा, भाभी ये मोटी कौन है, बिल्कुल हथिनी जैसी लग रही है। ये बुआ जी है, पापा जी की बड़ी बहन। इनको पापा जी और मम्मी जी बहुत मानते हैं। अरे आइए आइए जीजी, बैठिए ना, अब शादी में क्यों नहीं आई? अरे उमेश, ये घुटने का दर्द जीने ही नहीं देता, इसकी वजह से ही शादी में नहीं आ पाई। पर देखो नए बहू से मिलने घर आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया जीजी आपने। चंचल, बुआ जी के पैर छुओ। चंचल ने बुआ जी के पैर छुए। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो भलो। सावित्री बहू है तो सुंदर, पर कुछ ज्यादा ही दुबली नहीं है, शरीर में जान ही ना हो जैसे, घर के काम क्या करेगी? अरे जीजी दुबली है तो क्या हुआ, ससुराल में खा पीकर मोटी ताजी हो जाएगी। आप नाश्ता कीजिए, चंचल ने अपने हाथों से बनाया है। हाय बुआ जी, मुझे ना आपकी तरह मोटा नहीं होना, मैं तो दुबली पतली ही ठीक हूँ, कम से कम मुझ में फुर्ती तो बनी रहेगी। अब तो इतनी मोटी हो गई है कि आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता। अरे बेशरम कैसे बोल रही है, देखो मुझे मोटी कह रही है। हद हो गई यहाँ तो, मोटी को मोटी कहो तो दिक्कत, बूढ़ी को बूढ़ी ना कहो। सच का तो से माना ही नहीं रहा। अरे बुआ जी, आप आईना नहीं देखती क्या? कभी आईने में खुद को देखिए, तब समझ में आएगा कि कैसे फैल गई हैं आप। पेट देखिए आपका गुब्बारे जैसा फूला हुआ है।
ये कैसी बहू लाई तू सावित्री, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे थोड़ी तो शर्म कर, तेरे ससुर की बड़ी बहन हूँ मैं। अरे जी इसकी तो ऐसे मजाक करने की आदत है, आप दिल पे मत लीजिए। नाश्ता कीजिए ना, नाश्ता। बेचारी सावित्री चंचल की बातों को रफू कर रही थी, और करती भी क्या, चंचल तो मुंह से जैसे फायरिंग कर रही थी। इसी तरह सबने नाश्ता खत्म किया और हेमा कुछ देर रुककर चली गई। शाम को सावित्री आंगन में बैठी थी, तभी शांता सावित्री से मिलने आई। अरे सावित्री, सुना है तूने अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी? कहाँ है बहू, जरा मिलवा तो सही। वो शांता, चंचल ना सुबह से कामकाज में जरा थक गई है, आराम कर रही है, तुम उससे बाद में मिल लेना। अरे मम्मी, चंचल भाभी से मोहल्ले की औरतों को ना ही मिलवाओ तो अच्छा है। आपकी छोटी बहू बहू नहीं, बम का गोला है। हाँ मम्मी जी, रूबी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। न जाने अब इनको क्या बोल दे चंचल, उसे आराम ही करने दीजिए। देखा नहीं बुआ जी के सामने जब आपने कभी मुंह नहीं खोला, उन्हें कैसे कह रही थी। बात तो तुम सब सही कह रहे हो, उसे तो जरा बोलने का तरीका कम ही है। अरे क्या गुस्सर पुसर हो रही है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे तुम वो सब छोड़ो और बताओ कैसे आना हुआ। अरे अपनी रूबी के लिए एक रिश्ता है, कहो तो बताऊं। हाँ कहो ना, रूबी की भी तो शादी करनी है अब। दरअसल मेरे भाई का ही लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपना मकान है और स्वभाव तो जैसे एकदम निर्मल पानी की तरह। लड़की का नाम ओम है। कल वो लोग मेरे घर आने वाले हैं, कहो तो ले आओ तुम्हारे घर। अरे हाँ, शुभ काम में देरी कैसे, तुम कल ही उनको लेते आना। सब ठीक रहा तो राम जी की दया से बात पक्की हो ही जाएगी। ठीक है सावित्री, मैं कल उनको लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शांता चली गई। दिन बीता। अगले दिन शांता लड़के वालों के साथ उमेश जी के घर आई। आइए मोहन जी। शांता बहन, आपने अच्छा किया जो आज ही ने ले आई, आज हम सब भी घर पर ही हैं। अब भाई साहब, मैं तो सबका भला ही करती हूँ। मोहन भैया को तो आप जानती हैं, ये मेरी भाभी है मीरा, ये उनका बेटा विनोद। विनोद के लिए ही रूबी का रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं रूबी को बुलाती हूँ। रूबी बेटा, चाय नाश्ता लेकर आना जरा। थोड़ी देर में रूबी हाथ में चाय की ट्रे लिए आई, उसके साथ चंचल भी नाश्ता लेकर आ गई। यह है रूबी मेरी बेटी, और यह है मेरी छोटी बहू चंचल। अभी कुछ ही दिन हुआ है इसकी शादी को। सावित्री, बहू तो बड़ी सुंदर लाई है, एकदम जापानी गुड़िया जैसी। बस ये जापानी गुड़िया से बहू मुंह ना खोले, वरना तुम सबको पता लगेगा कि ये गुड़िया नहीं तोप है। रूबी बेटा, तुम्हें घर के काम आते हैं ना? खाना बना लेती हो? जी, मुझे सब अच्छे से आता है और खाना बनाना मेरा शौक है। रूबी दीदी यार, झूठ मत बोला करो। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से एक बार भी मैंने आपको किचन में नहीं देखा। चंचल बेटा, शांत हो जाओ, शांत। अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं। वो ना हमारी बहू अपने नाम की तरह चंचल है, थोड़ी हंसी मजाक करती रहती है। कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर ओम से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा घर है, हमें और क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं पूछना। पर मुझे कुछ कहना है। ओम, तुम्हारी हाइट हमारी रूबी दीदी से कम है। हमारी दीदी है अच्छी खासी लंबी चौड़ी, और तुम ठहरे सिंगल हड्डी, और ऊपर से दीदी के कंधे तक आते हो। सोच लो, कहते हैं जिसकी बीवी पति से लंबी होती है ना, वो पति को दबा कर रखती है। तुम तो गए बेटा काम से, अब तुम्हें क्या करना है देख लो। मम्मी पापा, मुझे नहीं करनी ये शादी वादी, अब चलिए यहाँ से। अजीब ही फैमिली है, मुझे नहीं रहना सारी उम्र दबकर। हाँ चलो बेटा, आपको अपनी मजाकिया बहू मुबारक हो। लड़के वाले चले गए। अब सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चंचल, क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, सबकी बेइज्जती करना? तुम किसी का भला होते हुए नहीं देख सकती क्या? अच्छा खासा मेरी रूबी का रिश्ता तय हो रहा था, आज तुम्हारी वजह से टूट गया। अरे पर मैंने गलत क्या कहा? जो सही था वही तो कहा मैंने। रूबी दीदी के सामने वो लड़का कितना अजीब लग रहा था। ऐसे बेटी को आप लोग किसी के भी साथ बांधोगे क्या? तुम चुप करो बहू, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? कितनी दुनिया देखी है तुमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। बड़ों का लिहाज ही नहीं है बिल्कुल। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अरे शर्म होगी तभी आएगी ना, बिना सोचे समझे बस बोलना है इसे। आज तुम्हारी वजह से सब दुखी है। अगर आइंदा उल्टी सीधी बातें की ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। हमें ऐसी बदतमीज और बेशर्म लड़की नहीं चाहिए अपने घर में। अरे पर रूबी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही, अचानक कहाँ चली गई? और कहाँ होगी, बेचारी अपने कमरे में रो रही होगी, उसका रिश्ता जो टूट गया। अरे पर थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। अभी बाहर क्यों गई क्या पता। सब रूबी को ढूंढ रहे थे।
तभी रूबी एक लड़के का हाथ पकड़कर घर में आ गई। उसे किसी लड़की के साथ देखकर सभी चौंक गए। रूबी, तुम कहाँ गई थी और ये लड़का कौन है? हाँ रूबी बताओ, इससे पहले कभी दिखा नहीं। ये जयेश है, मैं इसे प्यार करती हूँ। आप सबकी इजाजत से हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पर ये तो बताओ तुम करते क्या हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? अगर सब अच्छा लगा तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, रूबी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। जी, मेरा अपना गाड़ियों का शोरूम है। इसी शहर में हमारा एक मकान है। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी है। बस भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। रूबी को मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ, बस। तभी चंचल आती है और जयेश को देखकर गुस्से में कहती है, अरे चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन चिंटू? मेरा नाम जयेश है, मैं रूबी से प्यार करता हूँ। तू चिंटू ही है, तू भूल गया क्या? मैंने तुझे बीच बाजार में अपनी चप्पल से कितना मारा था, याद आया कि याद दिलाऊं? चंचल, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं एकदम सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए। इसका ना तो कोई शोरूम है, ना ही कोई मकान। अरे पूरा परिवार फ्रॉड है, फ्रॉड। रूबी दीदी की जिंदगी खराब कर देगा ये लड़का। ये झूठ बोल रही है। मैं एकदम सच बोल रही हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे भैया को फोन करके पूछ लीजिए, वो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। शेखर ने चंचल के भैया प्रकाश को फोन किया। उन्होंने सारी बात सच बता दी। ये प्रूव हो गया कि ये लड़का फ्रॉड है। मम्मी पापा, चंचल बिल्कुल सही बोल रही है। ये लड़का और इसकी पूरी फैमिली लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूटते हैं। अब बता चिंटू, सीधे से जाएगा या हम करें तेरी खातिरदारी? आप लोगों की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ। एक हाथ पड़ेगा मेरा तो यहीं ढेर हो जाएगा। मैं देख लूंगा सबको। चिंटू उर्फ जयेश वहां से डरकर भाग गया। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई। आपका यूं मुंह फट होना ही आज काम आ गया। हाँ चंचल बेटा, तुम थोड़ी बदतमीज जरूर हो, पर तुम्हारा मन हीरे जैसा है। हमने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अब इस बम की गोलों को तो हम बड़ा संभाल कर प्यार से अपने पास रखेंगे, पर चंचल प्लीज हम पे मत फूटा करो बस। मैं थोड़ा सलीका सीखने की कोशिश करूंगी, पर मैं ना सच बोलने से पीछे नहीं हट सकती, चाहे जो हो जाए। हाँ बाबा हाँ, तुम्हें जैसे रहना है रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह चंचल ने अपने मुंह फट होने की वजह से रूबी को बचा लिया और पूरा घर अब चंचल के साथ खुश था। बहू नहीं, एक काम वाली लाए हैं ये लोग, ये करो वो करो, 2 हाथ है मेरे, 10 नहीं है। कितनी खुश थी मैं मायके में। प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी और ससुराल उसे कुछ खास भा नहीं रहा था। रोज की तरह प्रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी सीमा प्रिया को आवाज लगाती हुए कहती है, अरे बहू चाय पिलाएगी कि बाहर से पी आऊं? काश कह पाती कि बाहर से पी आओ मम्मी जी, पर कह भी तो नहीं सकती। गलती हो गई मेरी, जो मम्मी की बात मानकर करण को हाँ कर दिया था, वरना उस सौरव से शादी हुई होती तो नौकर चाकर आगे पीछे घूमते मेरे। अरे बहू चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? लो मम्मी जी, आ गई मैं। लगता है आज गले से खून निकाल कर ही मानेंगी आप। लीजिए आपकी चाय और गुस्सा शांत कीजिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तेरी सास किसी के लिए अपना एक बूंद पसीना ना खर्च करे बहू। ऐसे चिल्लाने से इसे तो ताकत मिलती है, इससे कुछ नहीं होगा, हम जरूर बहरे हो जाएंगे। अरे चुप करो जी, पहले तो तुम्हें यही बोली मीठी कोयल की कोक लगती थी और आज इसी आवाज से बहरे हो रहे हो तुम। मैं ही काम आऊंगी और कोई काम नहीं आएगा, समझे? पापा जी तो मजाक कर रहे थे मम्मी जी, है ना पापा जी? देख मेरी बहू कितनी समझदार है, ये समझ गई पर तू नहीं समझी। तभी अपने कमरे से चेहरे पर फेस मास्क लगाए पायल वहां आती है। ये अच्छा किया पायल बेटी, चेहरे की जितनी केयर करेगी उतना ही अच्छा है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चेहरा जितना खिला खिला दिखे उतना अच्छा। हाश जान छूटे जल्द से जल्द पायल की शादी हो जाए और मेरा काम कम हो। कुछ देर बाद पायल अपना फेस मास्क उतार कर आती है। उसे देखकर सीमा चीख पड़ती है, अरे ये चेहरे का क्या किया तूने पायल? पूरा चेहरा जल गया है तेरा। लड़के वाले तुझे ऐसा देखेंगे तो ना कर देंगे। अरे बहू देख ना। रसोई से भागती हुई प्रिया वहां आती है और पायल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। ये क्या हो गया? ऐसे तो रिश्ता कट जाएगा दीदी,
हे भगवान, मैं अभी चंदन का पेस्ट लगाकर पायल दीदी के चेहरे पर लगाती हूँ। टेंशन मत लीजिए, ये ना वो फेस पैक की एलर्जी होगी। मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा। प्रिया रसोई में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? खाक ठीक है मम्मी, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा मुझसे और नहीं होता। तुमने तो कहा था ना कि ननद का क्या है बेटा, 1 महीने में अपने घर चली जाएगी। अरे पूरे 6 महीने होने को आए शादी को, और ये तो मेरी छाती पर मूंग तल रही है। कभी पायल के लिए ये करो, कभी वो करो। अपना सारा मेकअप इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो, पर ये बेवकूफ़ अपना चेहरा जलाकर बैठ गई है। वो चंदन का पेस्ट कैसे बनाते हैं, बताना जल्दी। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कितना काम करती है। ये तेरे पापा की बात सुनकर ना मैंने गलती कर दी। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है, बेटी की भी शादी की बात चल रही है, प्रिया बड़े चैन से रहेगी। इससे अच्छा तो वो सौरव था। तेरे पापा ना किसी काम के नहीं। चल तू लेप बनाने की रेसिपी लिख और इस बार अपनी ननद की शादी करवा ही देना। हाँ मम्मी, ऐसा मिश्रण बताओ कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की पायल ही लगे। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना प्यार करती है तू पायल से, भगवान सबको तुझ जैसी भाभी दे। प्रिया के लिप से पायल का चेहरा ठीक हो जाता है। अगली सुबह 4 बजे उठकर ही प्रिया खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अरे भोला भैया, पर्दों को चेंज कर दीजिए और सोफ़ा कवर भी, कुछ भी पुराना नहीं लगना चाहिए। हाँ भाभी। प्रिया की आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं। ये सुबह सुबह तुमने भोला भैया को क्यों बुला लिया? आज मेरे इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हेल्पर चाहिए था तो भोला भैया को बुला लिया, और आज भोला भैया मेरा रसोई में हाथ बटाएंगी। दुकान तुम्हें आज अकेले ही संभालनी पड़ेगी। बड़ा लकी हूँ मैं जो तुम इस घर में आई। हाँ भैया, भाभी ना मेरी बड़ी फिक्र करती है। अरे पायल, तुम क्यों उठ गई? 8 घंटे की नींद नहीं हुई तो डार्क सर्कल आ जाएंगे तुम्हें। जाओ रेस्ट करो। आप सभी भी सो जाइए, मैं सब देख लूँगी। प्रिया सारी तैयारियां अच्छे से कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त लड़के वाले आते हैं। जाओ बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। पायल रसोई में जाकर प्रिया का बनाया खाना बाहर टेबल पर रख देती है। सब कुछ पायल दीदी ने बनाया है अपने हाथों से। सुबह 4 बजे से काम कर रही हैं बेचारी। ये सोफ़ा, पर्दे सब हैंड स्टिच्ड है। बड़ी टैलेंटेड है पायल दीदी। वाह, खाना तो बड़ा लजीज है। और पर्दे तो मार्केट के लगते हैं, क्या फिनिशिंग है। लगेंगी ही, मार्केट की तो है। और बताओ पायल, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, क्या सोच है तुम्हारी? पायल नज़र झुकाती है और अपने हाथ पर लेके आंसर्स को पढ़ना शुरू करती है। मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और जो इन्हें ना पसंद हो वो मुझे नहीं पसंद। और शादी के बाद मेरी पसंद वही होगी जो मेरे ससुराल वालों की पसंद होगी। वाह, क्या संस्कार है। पायल के जवाब सुनकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है और फुसफुसाते हुए रमेश से कहती है, ये इसे इतना अच्छा बोलना कहाँ से आ गया? अरे भाग्यवान, सारे सवालों के जवाब प्रिया ने उसकी हथेली पर पहले ही लिख दिए थे। तुम्हारी बेटी ने बस उसे देखा और चप्पर चप्पर बोल दिया। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हम तो कुंडली मिलाना, मुहूर्त ये सब नहीं देखते, पर आप लोग अपने पंडित को दिखवा लीजिए और मुहूर्त पक्का करके हमें बता दीजिए ताकि हम भी तैयारियां शुरू कर सके। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। जल्दी से जाकर ये न्यूज़ मम्मी को देती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। मम्मी रिश्ता पक्का हो गया। बड़ी संतुष्टि मिली आज। बस तेरी ननद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या सब तेरी मुट्ठी में। भोला भैया को जो बुलाया है, कोशिश करना कि वो जाए ही ना। पायल का बहाना बनाकर उसे घर पर ही रख। पायल की शादी के बाद फिर उन्हीं को परमानेंट रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है मम्मी, वो तो भोला भैया को निकाल ही देगी। तब तेरे पास बोलने को रहेगा ना
कि पायल दीदी के काम के वक्त नौकर रह सकता तो मेरे लिए क्यों नहीं। तू ज्यादा सोच मत, जल्दी से अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लग जा। प्रिया पंडित जी को फोन मिलाती है। अभी से 8 महीने तक तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की आखिरी तारीख का एक मुहूर्त आप मेरे घर वालों को बता दीजिए, ताकि आपके खर्चे का ध्यान मैं रखूंगी। अब तो ठीक है ना? और वही होता है, प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक पैर पर पूरा काम संभाल लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी अपनी बहन की शादी हो। अपनी ननद की शादी के लिए इतना मेहनत करता किसी भाभी को पहली बार देखा है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतजार था। प्रिया शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाकर पायल का मेकअप करवाती है। मुझे तो लगा ही नहीं कि पायल मेरी बेटी है। सब तूने ही संभाल लिया बहू। पायल कितने ही घंटे और है इस घर में मम्मी जी, पराया धन है, चली जाएगी। वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था। तभी तैयार होकर पायल आकर कहती है, भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? पायल की बात सुनकर प्रिया बेहोश हो जाती है। हाय बेचारी प्रिया, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी ननद को विदा करने के लिए, पर उसकी ननद तो ऐसे दुल्हन बनी कि ब्याही नहीं, और प्रिया की ससुराल की पहली शादी अधूरी ही रह गई।